अब तक ये आप क्या कर रहे हैं? खड़ी रहो बस, बोलकर अधिराज लोहा को नीचे से फोल्ड करने लगा। उसने दोनों तरफ से लोहा फोल्ड की और खड़ा हो गया। अब लोहा ईरा के पैरों में नहीं फंसने वाली थी। अधिराज ने शर्ट की तरफ देखा तो उसने उसे किसी सुधार की जरूरत नहीं लगी। अब चलो, बोलकर उसने ईरा को आगे चलने का इशारा कर दिया। ईरा बाहर की तरफ चल दी। तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब आगे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ईरा के पैर पर मरहम पट्टी करने लगी और उसकी खरोंचों पर भी मरहम लगाने लगी। डॉक्टर बोली, आप बहुत कमजोर हैं और इतनी सारी चोटें आप अपने आप को कैसे लगा रही हैं? ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा आपके शरीर में जहां पर चोट ना लगी हो। आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको लाइलाज बीमारियां लग सकती हैं। ईरा ने सिर झुका लिया। वो क्या बताती डॉक्टर को कि इस हालत में आना उसकी इच्छा से नहीं था। अधिराज और वेदांत दोनों बाहर थे। वेदांत गुस्से से बोला, समझ नहीं आता सब इसके साथ बुरा करने पर क्यों तुले हुए हैं। जब देखो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कितनी छोटी सी बच्ची है ये, और इसके परिवार वाले कैसे हैं? कभी खबर लेते भी हैं या नहीं? जब देखो मुसीबत में ही मिलती है। तभी डॉक्टर ईरा को सहारा दिए बाहर ले आई और बोली, काफी कमजोर है ये, आपको इनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। खून भी काफी कम हो गया है। प्लीज टेक केयर, वरना आगे जाकर इन्हें और दिक्कतें आ सकती हैं। आप इनके क्या लगते हैं? बोलते हुए वो अधिराज को देख रही थी। वेदांत बोला, हम कुछ नहीं लगते। हम तो यहाँ अपने काम के लिए आए हैं। मुसीबत में देखा तो मदद कर रहे हैं। डॉक्टर ने सिर हिला दिया और बोली, तो इनके परिवार वालों से कहिएगा कि ध्यान रखें। शी इज़ नॉट वेल। मैं हैरान हूँ इन्हें देखकर। चोटों का हिसाब नहीं है। मुझे लगता है मारपीट का शिकार होती है ये लड़की। ईरा ने सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने सिर झुकाए रखा। अधिराज एकटक उसे ही देखे जा रहा था। ये अंदाजा उसे भी था। डॉक्टर ने कुछ दवायां लिखकर पर्ची ईरा को पकड़ा दी। ईरा ने उदासी से पर्ची को देखा, फिर मुट्ठी में कस लिया। अधिराज हॉस्पिटल का बिल देने लगा तो इतने में वेदांत और ईरा हॉस्पिटल से बाहर चले आए। वेदांत गाड़ी स्टार्ट करने चला गया तो ईरा अकेली खड़ी रह गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी पर्ची को देखा और अपने आप से बोली, इन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन इन दवाइयों को खरीदने वाला कोई नहीं है हमारे पास। तो इसका भी क्या काम? बोलकर उसने पर्ची को वहीं फेंक दिया। पीछे खड़े अधिराज ने उसकी बातों को सुन लिया था। उसने नीचे गिरी पर्ची को उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। ईरा का ध्यान अभी भी उसकी तरफ नहीं था। वो पीछे मुड़ने लगी तो अधिराज के सीने से टकरा गई। अधिराज ने सहसा ही उसे कमर से पकड़ लिया। ईरा की सांसें तेज हो गईं। ईरा के हाथ भी उसके सीने पर चले गए। अधिराज बोला, घर में मारपीट होती है क्या तुम्हारे साथ? ईरा ने नामे सिर हिला दिया। अधिराज ने उसकी कमर से हाथ हटाए और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला, तो इतनी चोटें क्यों हैं? डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकती। सच बताओ। ईरा ने धूप का घूंट निगला और बोली, हमने कहा ना, कुछ गलत नहीं होता है। बोलकर वो उससे अलग हो गई। वेदांत गाड़ी लेकर आया तो तीनों उसमें बैठ गए। अब ईरा को घर छोड़ने की बारी थी। गाड़ी अस्पताल से थोड़ा ही आगे आई थी कि तभी एक मेडिकल शॉप के पास अधिराज ने गाड़ी को रुकवा दिया। कुछ देर बाद वो वापस आया और दवाई का लिफाफा ईरा की तरफ बढ़ा दिया। ईरा ने हैरानी से लिफाफे को देखा, फिर अधिराज को देखने लगी। उसने तो पर्ची फेंक दी थी, तो अधिराज कैसे दवायां लाया था? अधिराज सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, डॉक्टर की पर्ची फेंकने के लिए नहीं होती है। ऐसे हाल से ठीक नहीं होने वाली तुम। ईरा ने दवाइयों को देखा और फीका सा मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, ठीक होना भी कौन चाहता है? बोलते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वेदांत बोला, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ध्यान नहीं देते क्या? उनको पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हर बार बाहर दिखाई दे जाती हो, घर में बताती नहीं हो क्या कुछ? ऐसी हालत में आराम किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। ईरा कुछ नहीं बोली। वेदांत फिर बोला, बताओ, माँ बाप ने सारी जिम्मेदारियाँ
छोड़ दी हैं क्या? हाल चाल नहीं लेते क्या? ईरा धीरे से बोली, वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। जिम्मेदारियां जिंदा इंसान निभाया करते हैं, जो जा चुके हैं वो क्या निभाएंगे? बोलते हुए आंखों में नमी आ गई थी। वेदांत बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। पर अगर माँ बाप नहीं है तो किसके साथ रहती हो तुम? 6 महीने पहले हमारी दादी माँ के स्वर्गवास के बाद हमारी माँ के सौतेले भाई भाभी हमें अपने साथ यहाँ ले आए थे। अब हम उन्हीं के परिवार के साथ रहते हैं, उसने कांपते होठों से कहा। वेदांत बोला, बुरा लगा सुनकर, तो मामा मामी अच्छे नहीं हैं क्या? बुरा व्यवहार करते हैं क्या? ईरा ने सवाल सुना तो उसकी आंखों के आगे कुछ डरावने दृश्य चलने लगे। उसकी सांसें गहरी होने लगी थीं। अधिराज भी उसके जवाब के इंतजार में था। ईरा ने कसकर मुट्ठी बनाई और बोली, सब अच्छे हैं, कुछ बुरा नहीं है। फिर ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा, तुमने सुना ना? उद्धरण चिन्ह। ईरा फीका सा मुस्कुराए और हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन आंखों के आंसू गिरने के लिए बेताब थे। उसने जल्दी से चेहरा छुपाकर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। अधिराज ने सामने शीशे में उसे देखा, उसे ईरा के जवाब पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी प्रमिला के घर के बाहर आकर रुक गई थी। ईरा बिना किसी भाव के नीचे उतर गई। दिल घबराया हुआ था, लेकिन यहाँ आने के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब तक वो यहाँ से दूर थी, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नहीं थे, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। प्रमिला गाड़ी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकल आई थी। प्रमिला को देखकर ईरा और ज्यादा घबरा गई। प्रमिला ने अधिराज और वेदांत को साथ देखकर अपने चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल लिए। फिर ईरा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, ये सब क्या हुआ मेरी बच्ची? कहाँ गई थी तू? रात भर इंतजार में थे हम लोग। उद्धरण चिन्ह। वेदांत बोला, कुछ गुंडे पीछा कर रहे थे इसका। काफी चोटें आई हैं। आपको कोई ख्याल है भी या नहीं? आप इसे रात में घर से बाहर निकलने क्यों देते हैं? डॉक्टर को दिखाया तो पता चला है कि बहुत सारी चोटें आई हुई हैं, ऐसे ही रहा तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। प्रमिला ने सुना तो फिक्र से भरकर बोली, हे भगवान, गुंडे पीछे पड़ गए थे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना इसके साथ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, हम पहुंच गए थे, पर आपको ध्यान रखना चाहिए इसका। प्रमिला ने ईरा के चेहरे को हाथों में भरा और बोली, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, पर घर में टिका नहीं जाता इससे। इतना कहती हूँ कि घर में रहा कर, लेकिन नहीं, जैसे ही मौका देखती है भाग जाती है। अब माँ बाप होते तो शायद उनकी बात सुनती, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। पर क्या करूँ, मामी हूँ तो फिक्र करना भी तो नहीं छोड़ सकती ना। आप लोग इसे बचाकर यहाँ तक छोड़ने आए, उसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, बोलकर उसने हाथ जोड़े और आगे बोली, क्षमा कीजिएगा, इसकी वजह से आपको परेशानी हुई। अधिराज एकटक प्रमिला को देख रहा था। पता नहीं क्यों प्रमिला की आंखें उसकी बातों से बिल्कुल अलग ही थीं। उसने ईरा को देखा और बोला, रात भर आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की, पता नहीं चला या पता लगाना नहीं चाहा? फिक्र कहाँ गई थी? प्रमिला ने सुना तो सकपकाती हुई सी बोली, अब मैं इतनी रात में भला क्या करती? हमने घर के आसपास ढूंढा था, लेकिन रात में भला हम कितना ही ढूंढ लेते। अभी मैं पुलिस स्टेशन ही आ रही थी, पर इतने में आप लोग घर ले आए। बोलते हुए वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, जो दवाएं दी गई हैं, वक्त पर दी जाए तो अच्छा होगा। हम कल फिर देखने आएंगे, बोलकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वेदांत भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। ईरा पलटकर दोनों को देखने लगी। जब तक वो उनके साथ थी उसे सुरक्षित लग रहा था, लेकिन अब उन्हें जाता देखकर ईरा को अजीब सी सिहरन होने लगी थी। वो जानती थी कि उनके जाने के बाद एक बार फिर प्रमिला उसे मारने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे अकेला छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो उन्हें रोकती भी तो भला कैसे। देखते ही देखते धूल उड़ाती हुई गाड़ी वहां से निकल गई।
गाड़ी के जाते ही प्रमिला ने ईरा का कान पकड़ा और मरोड़ते हुए बोली, कहाँ गई थी मुंह काला करवाने? मैंने कहा था ना, घर से बाहर कदम नहीं जाने चाहिए। आज तू फिर से इस पुलिस वाले के साथ क्या कर रही थी? सच सच बता, तू इसके पास हमारे बारे में शिकायत करने गई थी ना? तू इसके साथ मुंह काला करके आती है ना? नहीं नहीं मामी जी, हमने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हमारे पीछे तो मोंटी और उसके कुछ गुंडे पड़ गए थे। इन्होंने ही हमें उनसे बचाया और घर छोड़ने आए हैं। हमने किसी से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला ने और जोर से कान पकड़ा और बोली, अगर इस बात में जरा सा भी झूठ निकला तो मैं तेरे ऊपर कोई तरस नहीं करूंगी, और अगर मेरे ऊपर आंच भी आए तो याद रखना, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। यही जिंदा जला दूंगी, समझी? और वैसे भी ये पुलिस वाले किसी के नहीं होते, ये भी तेरा साथ देने नहीं आएंगे। शिकायत तो तू कर भी देगी, लेकिन उसके बाद आना तो तुझे इसी घर में है। वो हाल होगा कि रूह कांपेगी तेरी। उद्धरण चिन्ह। ईरा ने हाथ जोड़ लिए और बोली, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमारा कान छोड़ दीजिए। प्रमिला ने झटके से उसका कान छोड़ दिया। ईरा थोड़ी दूर जाकर नीचे गिर गई। प्रमिला बोली, अच्छा होगा तेरे लिए, अब उठ और काम कर, सबको भूख लगी है, बोलकर वो घर के अंदर चली गई। ईरा भी उठी और घर के अंदर चली गई। आसपास के लोग भी अपने घरों की खिड़कियों से तमाशा देख रहे थे। तमाशा बंद होते ही सब अपने अपने कामों में लग गए। प्रमिला अपने कमरे में बैठी खुद से बोली, इस इंस्पेक्टर का ईरा के पास आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? कहीं ये हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे? सुना है ये इंस्पेक्टर इसके पीछे बहुत लड़कों को मार मार कर अधमरा कर चुका है। नहीं, ईरा के साथ इसका चक्कर नहीं हो सकता है ही क्या इस ईरा के पास? देखा जाए तो मेरी मीना के लिए ये लड़का सही रहेगा। अगर मीना की शादी इस लड़के से होती है तो मेरी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। फिर दिखाती हूँ गली वालों को अपना रुतबा। जिनकी जुबान अभी मेरे सामने चलती है ना, उन सब के मुंह पर ताला लगा दूंगी। इतनी बड़ी गाड़ी से जब मेरी मीना उतरेगी तो कितना दबदबा बनेगा मेरा। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपनी उत्सुकता को काबू किया और बोली, अगर ऐसा करना है तो मुझे मीना को इंस्पेक्टर के नज़दीक भेजना होगा। वैसे तो वो कल यहाँ से शहर जाने वाली है, लेकिन अगर मैं उसको यहीं रोक लूँ तो इन्हें नज़दीक लाने में मदद मिल जाएगी। बोलते हुए उसके दिमाग की सुइयां इसी दिशा में घूम चुकी थी। अधिराज और वेदांत पुलिस स्टेशन चले गए थे। अधिराज केबिन में आकर बैठा तो कांस्टेबल उसके केबिन में आकर बोला, सर, कटार सरकार आपसे मिलने आए हैं। अधिराज ने उसे देखा, फिर कुछ सोचने लगा और बोला, भेज दो। बोलकर उसने अपनी नज़रें वहीं पड़ी वापस फाइल में गड़ा ली। अगले ही पल 4 से 5 बॉडीगार्ड उसके केबिन के अंदर चले आए। सबने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अंदर आकर वो लोग दरवाजे के अगल बगल खड़े हो गए। बीच में से एक आदमी लंगड़ाता हुआ अंदर आया। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में लाठी और होठों पर गुरूर भरी मुस्कुराहट। क्रीम कलर का कुर्ता और पजामा पहने, उसने गले में भूरा गमछा लपेट रखा था। कैसे हो इंस्पेक्टर? सुना है तुम बिना इजाज़त बैठने भी नहीं देते हो। हमें इजाज़त है या नहीं? अधिराज बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। कटार फिर बोला, क्या हुआ? हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसे क्यों घूर रहे हो? ज्यादा अच्छा लगता जब हथकड़ी लगाकर यहाँ लाया जाता। अपने आप आए हो तो कुछ अधूरा लग रहा है। जैसा काम है फल भी वैसा ही मिलना चाहिए। कटार हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है हमें हथकड़ी पहनाना इतना आसान है? हमारे ट्रक का सामान जब्त करके इतनी हिम्मत आ गई है कि हमें पकड़ने का सोचने लगे हो। पुश्ते बीत जाएंगी इंस्पेक्टर, सपना पूरा नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा होगा आगे से मेरे ट्रक या किसी भी गाड़ी को मत रोकना, वरना। बोलते हुए वो अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा। अधिराज बोला, सपना पूरा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो बड़े से बड़ा आदमी अर्श से फर्श पर आ गिरता है। तुम्हारे पाप का घड़ा भी भर चुका है। हर एक गाड़ी रुकेगी।
अवैध काम नहीं चलने दिए जाएंगे। कटार खुद अपने घड़े का आकार बढ़ा सकता है, किसी और को कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, क्या बिगाड़ लिया मेरा? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ कर लोगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान गंवा बैठो। इसलिए अच्छा होगा कायदे में रहो। यहाँ जिंदा रहना है तो मेरा कानून मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। इस देश का कानून मेरी जेब के अंदर रहता है। मेरा गुनाह साबित करने में सदियां बीत जाएंगी। जब तक तुम्हारी केस फाइल बनकर तैयार होगी उतने में तो तुम दुनिया छोड़कर चले जाओगे, और सजा का तो सोचो भी मत। दूर दूर तक नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जो कानून तेरी जेब में है वो मेरा कानून नहीं है। मेरा कानून वो है जो मेरे भगवान ने बनाया है। उसमें न्याय भी है और दंड भी। कटार हंसने लग गया। हाथ बंधे हैं तुम्हारे, जीतना चाहे उतना जोर लगा लो। मेरे आगे खड़े हो पाना भी तुम्हारी औकात से बाहर है। ये जो वर्दी पहनी है ना, ऐसी वर्दी मैं अपने घर के नौकरों को पहनाता हूँ। और तुम भी किसी नौकर से कम नहीं हो। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तुम किसी के ऊपर भौंक भी नहीं सकते। अधिराज ने गुस्से से मुट्ठी बना ली। कटार बेहूदगी से हंसने लग गया। कटार बोला, यहाँ का कानून मैं हूँ, बदल सकता है तो बदल ले। मिट जाएगा तू, मैं भी देखता हूँ तेरी ताकत। आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है ना, चल दिखा अपनी ताकत। मैं भी देखता हूँ क्या बिगाड़ लेता है मेरा। एक मामूली खिलौना है तू मेरे लिए, जिसका कोई भी कदम मेरे लिए चींटी बराबर है। खिलाफ जाना चाहता है ना, जा, पर याद रखना एक दिन तू भी मेरे ही तलवे चाटेगा, नाक रगड़ेगा मेरे पैरों पर। उस दिन याद पता चलेगा तुझे कि कटार क्या चीज है। और मैं वो दिन देखना चाहूंगा, तू भी जिंदा रहेगा वो दिन देखने के लिए। बोलकर वो वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वेदांत अंदर आया और हंसते हुए बोला, ये कटार था। नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे तो लगा था कि अपने नाम की तरह ही नुकीला होगा, लेकिन ये तो ढल चुकी जवानी है। इससे किसी को क्या डर। अरे ये लंगड़ा कर क्या लेगा यार, इससे निपटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पता नहीं लोग इतना क्यों डरे रहते हैं। कुछ तो है ही वेद, यूं ही चर्चे मशहूर नहीं है। इसके जैसे बहुत लोगों को देख चुका हूं मैं, और संभाल भी चुका हूं। दो दो हाथ हुए तो धोबी पछाड़ दे दूंगा, लंगड़ा क्या टिकेगा मेरे सामने। अधिराज ने सिर हिलाया और बोला, वाह, फिर तो अच्छी बात है। वक्त आने पर ये बहादुरी भी देख लेंगे। हाँ हाँ, शौक से, बोलकर वो इतरा दिया। शाम के वक्त दोनों मंदिर चले आए। जब तक दोनों आए तब तक आरती हो चुकी थी। प्रसाद और आरती सबको दी जा रही थी। अधिराज और वेदांत ने दर्शन किए, फिर मंदिर से बाहर आ गए। वेदांत ने सपना को देखा और जोर से बोला, ईरा जी। सपना ने सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने आसपास देखा, उसे डर था कि कहीं कोई वेदांत को उसे इरा कहते ना सुन ले और टोक ना दे। वो जल्दी से उनके पास चली आई, फिर वेदांत से हाथ मिलाया और अधिराज की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अधिराज कोई प्रतिक्रिया देता इससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। मंदिर में शोर था इसलिए वहां बात नहीं हो सकती थी। वो उनसे कहकर बाहर निकल गया। सपना का हाथ वैसा ही रह गया था। वेदांत बोला, आज आपने गाया नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया कुछ। वो गले में दर्द है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अरे रे, दवाई ली या नहीं? हाँ, ले ली है, जल्दी ठीक हो जाएगा। गुड, बोलकर वो मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसकी आंखों को ज्योति के दर्शन हो गए। मैं आता हूँ, बोलकर वो जल्दी से ज्योति की तरफ बढ़ गया। सपना अकेली वहां खड़ी रह गई। अधिराज मंदिर के परिसर में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। चेहरे के भाव सर्द थे। सपना उसकी तरफ बढ़ गई। अधिराज फोन पर बात सुनकर बोला, मैं पैसे भेज दूंगा, पर मैं नहीं आ सकता। सामने से आवाज आई, तुम्हें आना होगा। कैसे नहीं आओगे तुम, कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? इस तरह से सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें कॉल करो तो सामने से कुछ जवाब नहीं मिलता है। ऐसे कैसे सब सही होगा? मुझे कुछ सही करना भी नहीं है।
जो जैसा है चलने दो, जो जैसा है वैसा नहीं चलेगा। मुझे तुम यहाँ पर चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसले अपने लिए किए जाते हैं, किसी और के लिए नहीं। मैं किसी के हाथों बंधा नहीं हूँ। जवाब नहीं देता क्योंकि देना नहीं चाहता। जिस दिन दिया उस दिन सब कुछ पलट जाएगा हमारी जिंदगी में। इसलिए अच्छा होगा कि मुझे चुप ही रहने दिया जाए। अब दोबारा फोन नहीं करना, आज के लिए बहुत हो गया, बोलकर उसने कॉल रख दी। सपना उसके पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। अधिराज पीछे पलटा तो सपना सकपका सी गई। फिर बोली, आप अचानक से बाहर चले आए, तो मैंने सोचा कोई परेशानी तो नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बोलकर उसने गहरी सांस ली और आसपास देखने लगा। तभी सपना ने अपनी उंगली से एक इशारा किया तो एक लड़का भागते हुए आया और सपना को अधिराज के ऊपर धकेल दिया। सपना अधिराज के ऊपर गिर गई और उसके सीने में सिर छुपा लिया। अधिराज ने बाजुओं से उसे पकड़ा और पलटकर लड़के को देखकर बोला, ओए रुको। लड़के ने सुना लेकिन रुक नहीं और जल्दी से वहां से भाग गया। सपना की सांस में भी सांस आई। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बिना देखे ही चले रहते हैं। तुम रुको, मैं देखता हूँ उसको, बोलकर वह जाने लगा तो सपना ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, रहने दीजिए, आप क्यों उसके मुंह लगेंगे। मुंह लगने की बात नहीं। अगर ऐसी हरकतों पर जवाब नहीं दिया गया तो ये हरकतें हैं और ज्यादा बढ़ जाती है। आग लगने के बाद उसे बुझाया जाता है, सब कुछ जलने का इंतजार नहीं किया जाता। बोलकर वो जाने लगा तो सपना की जान हलक में अटक गई। वो मन ही मन बोली, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। अगर इन्होंने उसको पकड़ लिया और उसने मेरा नाम ले दिया तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती, बोलते हुए वो भी अधिराज के पीछे ही निकल गई। थोड़ी दूरी पर वो लड़का नजर आया तो सपना ने उसे जल्दी से भागने का इशारा कर दिया। लड़का भी उसका इशारा पाकर जल्दी से भाग निकला। अधिराज अपनी जगह पर खड़ा उसे भागते देखता रहा। वो उसका चेहरा देख चुका था। वहीं सपना को अधिराज को वहीं खड़े देखकर तसल्ली हो चुकी थी कि अब अधिराज को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उसने अधिराज से कहा, वो तो भाग गया, अगली बार मुझे मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। हम ऐसा ही करना चाहिए। सपना ने मुस्कुरा दिया फिर बोली, एक बात कहनी थी आपसे। कहिए। सपना थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो ये कहना था कि आप यहाँ सबसे बात मत किया कीजिए, गांव के लोग झूठे भी हैं और यहाँ बहुत सारे लोग आपसे झूठ भी बोलेंगे। मैंने आपको कल एक लड़की के बारे में बताया था ना, जो अपने आप को ईरा बोलती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ तो किसी के बोलने से क्या हो जाता है। आपको सच पता है तो उतना काफी है। अब हाँ, काफी तो है, लेकिन इससे कंफ्यूजन हो जाता है। वो थोड़ी पागल भी है ना, इसीलिए मैंने अब अपना नाम सपना रख लिया है। तो अच्छा होगा कि आप भी मुझे सपना ही बुलाएं। पूरा गांव भी अब इसी नाम से बुलाता है। उद्धरण चिन्ह। अधिराज असमंजस से बोला, लेकिन अगर कोई पागल अपने आप को ईरा बताती है तो आपको अपना नाम बदलने की क्या जरूरत। गांव वाले तो असली ईरा को जानते ही हैं ना। हाँ, जानते हैं, लेकिन ईरा नाम कुछ खास नहीं है। मुझे अब बहुत गंदा लगता है, चिढ़ आती है इस नाम से। मैं तो कभी नहीं चाहती कि ये नाम कभी भी मुझे सुनाई भी दे। पता नहीं क्या सोचकर घर वालों ने रखा था, लेकिन अब नफरत है मुझे ईरा नाम से। बोलते हुए उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। अधिराज भी उन भावों को देख चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई अपने ही नाम के लिए ऐसा कैसे बोल सकता था। अधिराज को ये अजीब लग रहा था। सपना फिर बोली, बताए ना, आप मुझे सपना ही बुलाएंगे ना। अधिराज असमंजस से उसे देखने लगा। भाग समाप्त। क्या अधिराज पकड़ लेगा सपना का झूठ? क्या होगा जब सपना का झूठ अधिराज के सामने आएगा?